इसलिए अच्छा, अब आते हैं। आज आज ईथर भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ईथर कंप्लीट होने के बाद जो फिनोल है उसमें कुछ चीजें रहती हैं। अभी मैं आपको बता दूं क्या रहता है। होता ये कि फिनोल जो है आपको पता है एसिडिक है, पढ़ा है लोगों ने। अगर फिनोल के ऊपर और कोई ग्रुप लग जाए, जैसे नाइट्रो ग्रुप लग जाए, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। मतलब देखो फिनोल है ना, अगर उसके ऊपर NO2 ग्रुप लग जाए, CW ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको मैं समझा दूंगा, ये समझेंगे बुक में तो नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं कि फिनोल से रिलेटेड है ये। तो अब आते हैं कल प्रिपरेशन तो नहीं की थी इधर, एक ली थी हमने। प्रिपरेशन ऑफ डाई इथर ईथर। देखो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ द डाई इथर ईथर, तो ये सेकंड प्रिपरेशन है। पहले हमने पढ़ी थी इथाइल अल्कोहल बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इथाइल अल्कोहल एक्सेस लेते हैं, ये समझे अल्कोहल का रिएक्शन है, अल्कोहल का रिएक्शन है, लो टेम्परेचर पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईथर बन जाता है। तो ये तो शामिल होगा, मैं बता देता हूँ। ये रिएक्शन तो अल्कोहल का है, प्रिपरेशन भले ईथर की हो। ठीक है, सेकंड है विलियमसन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आ चुका है, विलियमसन सिंथेसिस। बेटा विलियमसन सिंथेसिस, इसको रिएक्शन को बोलते हैं। अच्छा, इसमें सोडियम अल्काक्साइड, सोडियम अल्काक्साइड, सोडियम अल्काक्साइड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम अल्काक्साइड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस ईथर। In this reaction, alkoxide who are negative is nucleophile. alkoxide क्या है, nucleophile है, and reaction is called nucleophilic substitution. रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा रिएक्शन को, रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। ठीक है, तो अब देखो इसमें RONA, ये सोडियम अल्काक्साइड है, इसमें देखो OR न्यूक्लियोफाइल है। बेटा इसमें देखो OR क्या न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ, X नेगेटिव R क्या है पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, ये जो X न्यूक्लियोफाइल है, X न्यूक्लियोफाइल ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस, इसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OR रखते हैं। देखिए ना, X न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन समझे। अल्काइल हैलाइड आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल X निकलेगा, इसकी जगह पे
दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ओ आर। ये हम आपको मैंने तभी बताया था कि ईथर बनता है ऐसे, अल्काइल हैलाइड से हम ईथर बना सकते हैं, याद कर लेना। देखो इसमें आपको पढ़ाया था मैंने कि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल भी बना सकते हो, कार्ब ईस्टर भी बना सकते हो, याद करके आप देखो रिएक्शन सारे लिखवाए थे, इसमें ईथर की फॉर्मेशन की थी, तो ईथर की ये फॉर्मेशन हो गई। तो एक्स की जगह पे ओ आर लग गया, तो बन जाएगा आर ओ आर, ईथर प्लस एन ए एक्स। इस प्रिपरेशन को हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलेंगे इसको? विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा विलियमसन प्रिपेयर डाई ईथर ईथर। विलियमसन ने क्या बनाया था? डाई ईथर ईथर, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम इथोक्साइड विथ ईथर ब्रोमाइड। देखो सोडियम इथोक्साइड को किसके साथ रिएक्शन कराया? ईथर ब्रोमाइड के साथ। अब देखो ये है सोडियम इथोक्साइड प्लस ईथर ब्रोमाइड, तो क्या हो जाएगा? बी आर न्यूक्लियोफाइल है, ये निकलेगा, और उसकी जगह दूसरा कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? वो C2H5 लग जाएगा। देखो ये निकलेगा न्यूक्लियोफाइल, इसकी जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल लगेगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3। क्या बन गया? डाई इथाइल ईथर प्लस NaBr प्लस बनेगा सोडियम ब्रोमाइड। अच्छा अब आते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये अल्काक्साइड कहां से बनेगा, सोडियम अल्काक्साइड कहां से बनेगा? अल्कोहल से बनेगा। अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके ये बना सकते हो आप लोग। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसका सोर्स कौन सा है, अल्कोहल है, तो इसका मतलब है अल्कोहल से भी ईथर बना सकते हैं। अल्कोहल को पहले सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या बन जाएगा? सोडियम इथोक्साइड बनेगा, फिर सोडियम इथोक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करा दो? इथाइल ब्रोमाइड के साथ, ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो सोडियम अल्काक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ अल्कोहल। ये देखो बेटा अल्कोहल है, अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम मेटल के साथ। ये अल्कोहल है जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अब क्या होगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? O और H का बॉन्ड टूटेगा, H यहां से निकलेगा, H की जगह क्या लग जाएगा? ये नहीं लग गया, सोडियम अल्काक्साइड। और हाफ मोल बनेगा किसका? हाइड्रोजन गैस, सोडियम अल्काक्साइड बन गया। इसके अंदर ये न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा चले, आप लिख दो, ये तो जनरल अल्कोहल का रिएक्शन है। आप ले लो इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल, अब क्या होगा? मतलब यहां से H निकलेगा, H की जगह क्या लग जाएगा? ये नहीं लग जाएगा, सोडियम इथाक्साइड बन गया। सोडियम इथाक्साइड प्लस हाफ मोल
हाइड्रोजन गैस का बन गया, इसके बाद बेटा इसके बन गया। तो ये इथाक्साइड न्यूक्लियोफाइल है। इथाक्साइड क्या बेटा? न्यूक्लियोफाइल है। इसमें OR न्यूक्लियोफाइल है। तो OR न्यूक्लियोफाइल का सोर्स अल्कोहल है। ये जो OR न्यूक्लियोफाइल है इसका सोर्स क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल से आता है ये OR न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सोर्स ऑफ OR न्यूक्लियोफाइल इज अल्कोहल। अच्छा, अब आते हैं, अब वो प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं जो बुक में नहीं है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से ही है। अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराएंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो अब है तीसरी प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड। Ag2, ethyl chloride react with ethyl chloride react with dry silver oxide, dry silver oxide ये dry silver oxide है to produce डाइथाइल। ऊपर तो जनरल लिखा है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मगर यहाँ पे मैंने लिखा है ethyl chloride रिएक्ट करता है किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो क्या मिलेगा हमें? डाइथाइल मिलेगा। तो अब देखो ये ethyl chloride है, दो मॉलिक्यूल इसके हैं। कितने? दो मॉलिक्यूल ethyl chloride के हैं प्लस सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो अब देखो ऑक्सीजन जो है आपको पता है डाइवेलेंट है। ऑक्सीजन क्या है? तो दोनों अल्काइल ग्रुप लगेंगे ऑक्सीजन के साथ, दोनों अल्काइल ग्रुप किसके साथ लगेंगे? और जो दोनों क्लोरीन है वो मिलेंगे किसके साथ? Ag के साथ। तो 2AgCl बन जाएगा। तो देखो बन गया डाई इथाइल इथाइल, डाई इथाइल इथाइल प्लस 2AgCl। दूसरा क्या बन गया? 2AgCl। तो ये इसकी प्रिपरेशन थी कि डाई इथाइल इथाइल की, डाई इथाइल इथाइल। अब देखो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। अच्छा, तो डाई इथाइल इथाइल इथर और बेसिस। देखो डाइमिथाइल ईथर है ना, इसका पहला पहला मेंबर डाइमिथाइल ईथर, ये गैस है। इथाइल मिथाइल ईथर भी क्या है? गैस है। एंड अदर ethers are volatile liquids, having low boiling point.
अब शुरू तो हो गई, शुरू हो गई। अच्छा, तो जो डाई ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 34.6 है, तो बहुत ही कम है ना 34.6। वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, बहुत हाई होगा। नहीं देखो हाई होगा, मतलब सबके जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना उसका वेपर प्रेशर क्या होता है फिर हाई होता है, कि वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है। देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर हाई होता है बेटा, वो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। इससे तो मैंने लिख दिया पहले, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ही क्या है, वोलेटाइल का मतलब है जो जल्दी हाँ एवापोरेट हो जाते हैं। और एवापोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाता है, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा, उतना उसमें एवापोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसका मतलब एवापोरेशन का ताल्लुक बॉइलिंग पॉइंट से है, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम उतनी एवापोरेशन। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हिच एवापोरेट मोर रेडिली, या व्हिच हाई वेपर प्रेशर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसका वेपर प्रेशर हाई होता है। नंबर 2, boiling point of ether is less in alcohol। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अल्कोहल से कम होता है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये नहीं आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की गैर मौजूदगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में होता है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है वो भी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स के मुकाबले में। डाई इथर, इथर में कितने कार्बन है, 4 है, कितने, इथर अल्कोहल में कितने कार्बन है, फिर भी इथर अल्कोहल का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। डाई इथर, इथर का तो अभी लिखा है ना 34, इथर अल्कोहल का कितना है 78। अच्छा अगर इसको मिथाइल अल्कोहल से कंपेयर करेंगे ना, एक कार्बन और अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का 64 है, डाई इथर इथर का 34 है, तो इसका मतलब है अल्कोहल एक कार्बन वाला जो है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट ईथर के 4 कार्बन से भी क्या है ज्यादा है, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और अल्कोहल में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ये नोट कर देना। नंबर 3, अच्छा ईथर्स और मॉडरेट soluble in वाटर। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, दरमियानी सोलिबिलिटी है, मतलब हाई सोलिबिलिटी नहीं होगी, मॉडरेट सोलिबिलिटी होगी इसकी। ठीक है, मतलब अल्कोहल ज्यादा सोलिबल है, ये इतना सोलिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ईथर्स आर मॉडरेट सोलिबल इन वाटर, सोलिबिलिटी डिक्रीज by increasing size of alkyl group। और एराइल ग्रुप, अल्काइल या एराइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी
कम हो जाएगी। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है रिएक्शंस। ethers are more stable and less reactive। ethers क्या है? मोर स्टेबल है और लेस। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात आपको समझाता हूँ। बच्चों के जहन में ये होता है कि स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा हो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे रिएक्टिविटी, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये है, देखो, स्टेबिलिटी ज्यादा होना ये नहीं कि जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये बात नहीं है। यहाँ पे स्टेबिलिटी से मुराद है रिएक्टिविटी, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो लाजिम बात है रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। जो अनस्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्शन में हिस्सा लेता है, अनस्टेबल होता है, समझे ना। तो जिसे बेंजीन के बारे में हम पता है बेंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होती है अल्कीन के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? अल्कीन के मुकाबले, क्योंकि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, जिनके जैसे वो जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि बेंजीन की रिएक्टिविटी कम है और बेंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हम इस ईथर के बारे में यही बात कर रहे हैं कि ईथर की स्टेबिलिटी ज्यादा है और रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज कर लेते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट होता है, रिएक्ट भी नहीं करता। अब देखो गिरना रिएजेंट में क्या है, गिरना रिएजेंट में वाटर हम यूज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो गिरना रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, ईथर के साथ रिएक्ट नहीं करता। वर्ड्स रिएक्शन में भी इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। एक्चुअली इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम होती है। तो ईथर्स जो है वो मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ईथर्स आर लेस लेस बेसिस, बेटा लेस बेसिस है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन, देखो ईथर में क्या होता है भाई, लोन पेयर होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको क्या बोलेंगे उसे, तो लोन पेयर की वजह से इनको क्या बोलेंगे हम, लुईस बेसिस बोलते हैं, वीक लुईस बेसिस, वीक लुईस बेसिस। दे प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन आयन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देते हैं, ये किसको इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म जारे बेस अप होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करती है, हाइड्रोजन आयन को देगी ना, हाइड्रोजन आयन को देती है इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ईथर रिएक्ट विद स्ट्रांग एसिड्स, स्ट्रांग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है ईथर। जैसे HI के साथ रिएक्ट कर लेगा, HBr के साथ रिएक्ट कर लेगा, HCl के साथ रिएक्ट कर लेगा, H2SO4 के साथ ये रिएक्ट कर लेगा, इनके साथ रिएक्ट करेगा स्ट्रांग एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रांग एसिड के साथ, ठीक है। रिएक्शन आप डाइथल ईथर विद
किसके साथ रिएक्शन, HI के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो इसके पास क्या है, ये लेस बेस है। अच्छा, किसको देगा ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन को, किसको देगा ये, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, C2H5 O C2H5, और ये बन गया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के चार्ज कौन सी आएगी, पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन इसको कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का आयन का मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड भी हो, कितने, तीसरा जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट प्लस आयोडाइड आयन, प्लस में क्या बनेगा, आयोडाइड आयन बनेगा। जाहिर है इलेक्ट्रॉन पेयर तो हाइड्रोजन को दिया है ना, तो बाकी क्या बचेगा, आयोडाइड आयन। अब इसका मैकेनिज्म ये बोल बताता है, ये आयोडाइड आयन इस पर अटैक करता है, आयोडाइड आयन क्या करेगा, अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बनेगा अल्कोहल, C2H5OH बन जाएगा। बॉन्ड टूटेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, दूसरा क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड। देखो इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड, तो डाइथर ईथर जब रिएक्ट करता है किसके साथ, HI के साथ, तो क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है, दूसरा इथाइल आयोडाइड। अगर HI हम एक्सेस लेंगे, HI क्या लेंगे, एक्सेस का मतलब दूसरा मोल भी लेंगे, तो वो दूसरा मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ। देखो अगर एक मोल लेते हो ना आप लोग, क्या लेते हो, एक मोल, तो यही प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर आप 2 मोल लेते हो, कितने, 2 मोल का मतलब एक्सेस, तो अगर हम लेते हैं एक्सेस HI फर्दर रिएक्ट, फर्दर रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल टू प्रोड्यूस इथाइल आयोडाइड एंड वाटर। देखो इथाइल अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करेगा क्योंकि आपने दूसरा मोल भी लिया। अगर आप एक मोल लेते हो तो यही प्रोडक्ट, जवाब यही है इसका। अगर आपको कहा जाता है एक्सेस HI है तो क्या प्रोडक्ट होगा, फिर अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कोहल आगे रिएक्ट कर लेगा, अल्कोहल आगे रिएक्ट करेगा किसके साथ, HI के साथ, क्या बनाएगा आगे, इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई डाइथर ईथर रिएक्ट विद एक्सेस HI तो क्या जवाब होगा, 2 मोल इथाइल आयोडाइड के 1 मोल वाटर, अल्कोहल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर लेता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है डाइथर रिएक्ट विद HI का 1 मोल के साथ, तो फिर इथाइल अल्कोहल भी होगा, इथाइल आयोडाइड भी होगा। अगर एक्सेस की बात की जाए, एक्सेस की बात की जाए तो क्या होगा, 2 मोल इथाइल आयोडाइड के और 1 मोल वाटर का, अल्कोहल बीच में गायब। और ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आ चुका है, एक्सेस वाला क्वेश्चन, डाइथर ईथर रिएक्ट विद एक्सेस HI। हाँ, अब देखो बाकी रिएक्शंस, बाकी रिएक्शंस में ये है, मैं बता दूं, बाकी रिएक्शन जितने भी हैं वो कहता है कि यहां तक बस प्रोडक्ट यही बनेगा, इससे आगे नहीं बनेगा, मतलब ये बन जाता है। देखिए प्लस HBr,
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। अच्छा दूसरा ब्रोमाइड है, ये बनेगा ऑक्सीनियमाइन और ब्रोमाइड है। ऑक्सीनियमाइन और ये क्या है, ब्रोमाइड। बस ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये मिल जाएंगे तो चार्ज खत्म हो जाएगी, उसके प्लस और उसकी माइनस खत्म हो जाएगी। अच्छा दूसरा ये रिएक्शन है, प्लस H2SO4, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन आयन को, बनेगा कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा C2H5O C2H5 और यहाँ बन गया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसके ऊपर चार्ज कौन सी आ गई, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन सल्फेट के ऊपर चार्ज हो गई नेगेटिव। हाइड्रोजन सल्फेट के ऊपर चार्ज कौन सी हो गई, नेगेटिव। पता कहता है रिएक्शन आगे फर्दर मूव नहीं करेगा। डाईईथर ईथर प्लस HCl, इसमें भी यही बनेगा ऑक्सीनियमाइन प्लस क्लोराइड। अच्छा अगर एसिड कंसंट्रेट है तो एसिड क्या है, अगर इसको डाइल्यूट करें तो रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा वापस, इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर इसको आप डाइल्यूट करोगे ना, सुनो एक बार, इसको डाइल्यूट करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा और एसिड बन जाएगा। अगर इसको डाइल्यूट करोगे, पानी डालकर डाइल्यूट करोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, वापस ईथर बन जाएगा। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट है तो इसी फॉर्म में रहेगा, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट इस फॉर्म में रहेगा, अगर डाइल्यूट कर दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर डाइल्यूट करोगे इसको तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, HBr में जितने भी रिएक्शंस हैं इस तरह के ही हैं इसके। ठीक है, HI के बारे में ये है कि HI के बारे में जो बात है हमारी बुक में अभी तो इसमें नहीं दिया उन्होंने, मगर पुराने बुक में दूसरी किताब जितने भी मैंने पढ़ा है कि उसमें ईथर अल्कोहल बनता है, ईथर आयोडाइड, मतलब आगे भी डिकम्पोज हो जाता है, ऑक्सीनियमाइन आगे डिकम्पोज हो जाता है। ऑक्सीनियमाइन इसका तरह कि ऑक्सीनियमाइन फर्दर डिकम्पोज नहीं हो रहा है। अच्छा अब हम आते हैं इसके यूज यूज पे। तो डाइथर ईथर को यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। डाइथर ईथर जो सॉल्वेंट है किसके लिए, फैट के लिए। किसके लिए, जो फैट होता है, चर्बी, वैक्स, गम, ग्लू, रेजन, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, उन सब के लिए क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब फैट के लिए, वैक्स के लिए, गम के लिए, रेजन्स के लिए, सब के लिए ये क्या है, सॉल्वेंट है। इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं वर्ड्स रिएक्शन में भी। इसमें याद है या नहीं, अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ और अल्केन बनता है वर्ड्स रिएक्शन। ग्रिग्ना रिएजन में भी ये सॉल्वेंट है। जो ग्रिग्ना रिएजन है उसके अंदर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इनएडियस ईथर, मतलब वहां पे ड्राई ईथर लेना है, ये क्या होगा, एज ए एनेस्थेटिक तौर पर यूज होता है, बेहोशी के लिए भी एनेस्थेसिया में इसको यूज किया जाता है। मतलब इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, बेहोश करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। किसको, डाई ईथर ईथर, मतलब एनेस्थेसिया के लिए भी होगा इसका यूज। अच्छा एक ही चीज रह गई थी, वो था स्ट्रक्चर। अब ईथर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर रिजेंबल विद वाटर।
वाटर के साथ रिजेंबल करता है, देखिए ना, वाटर से रिजेंबल करता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। एंगुलर या बेंड, और एंगल कितने की है, 104.5, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, एंगुलर बेंड, इथर होगा, एंगल है 108.5। एंगल क्यों बढ़ गई, अल्काइल ग्रुप की वजह से, अल्काइल ग्रुप है ना, उसकी रिप्रेशन है हाइड्रोजन के साथ, इसकी वजह से एंगल बढ़ गई। अच्छा, अब इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है, तो इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा, एंगुलर या बेंड। ईथर का भी एंगल है 110.5। अच्छा, एंगल क्यों बढ़ गई, रिप्रेशन की वजह से। अल्काइल ग्रुप की इंटरनल जो रिप्रेशन होती है ना, अल्काइल ग्रुप की इंटरनल रिप्रेशन क्या करती है, एंगल को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से एंगल कितने की, 110.5 की। और ये ईथर है, एंगुलर बेंड, ईथर के एंगुलर बेंड होगा, अगर एंगल पर एंगल चेंज हो